वेलकम टू केमिस्ट्री एज इन अनदर वीडियो ऑफ 15 डेज 30 टॉपिक सीरीज। आज की वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की। देखिए, इसके ऊपर एक वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, शूडो रिएक्शन और रेट लॉ की हमने बात करी थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो आप आई बटन पर ऊपर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। देखिए, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स का, जिसमें डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, हाफ लाइफ टाइम, कैरेक्टरिस्टिक्स और एग्जाम्पल की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। देखिए, जीरो ऑर्डर नाम से पता चल रहा है कि ऐसी रिएक्शंस हैं ये जहाँ पर रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, उन्हें बोला जाता है जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मैं एक टिपिकल रिएक्शन की बात करूँ, ए हमारे लिए यहाँ पर रिएक्टेंट है जो कि कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट के अंदर। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, दैट मीन टी इक्वल टू जीरो टाइम पर आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए है। देखिए, आगे मैं आपको जो इनिशियल कंसंट्रेशन ए है हम इसको कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम जीरो, इससे भी हम इसको शो करेंगे। इसी तरह से एट टाइम टी जो रिएक्टेंट है उसकी कंसंट्रेशन है ए माइनस एक्स और जो प्रोडक्ट है उसकी कंसंट्रेशन है एक्स। तो इस ए माइनस एक्स को भी हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी से एक्सप्रेस करेंगे। तो इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट लो देना चाहें तो रेट हो जाएगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए, दैट इज अवर रिएक्टेंट, पावर जीरो। पावर जीरो का मतलब वन, तो रेट आपका आ जाता है के हमारा रेट कांस्टेंट है जीरो रिएक्शन के लिए, इसलिए हमने इसे एक्सप्रेस किया है के जीरो से। अब अगर हम रेट की बात करें तो रेट होता है चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो हमने लिखा माइनस, माइनस साइन इसलिए क्योंकि हम कंसंट्रेशन ऑफ ए की बात करेंगे। ए हमारा रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, तो ये नेगेटिव साइन एक्सप्रेस करता है कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट की है वो टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रहा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू के जीरो, दैट इज रेट कॉन्स्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देन हमने लिखा डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए, डी एक्स अपॉन डी टी हमने क्यों लिखा, आप समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए अगर मैं मेंशन करूँ टी टाइम पर तो वो क्या है, ए माइनस एक्स है, ए माइनस एक्स है अपॉन डेल्टा टी। अब आपका ए जो है वो तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफ्रेंशिएशन है वो नहीं होता है, तो आप इस तरह से यहाँ पर जो इसका डेरिवेटिव है वो आ जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी टी आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमने डी एक्स अपॉन डी टी डायरेक्टली ले लिया। देखिए, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो डी एक्स अपॉन डी टी रेट को मान लेंगे और इस चक्कर में ज़्यादा ना पड़े डिफ्रेंशिएशन के, मैथ वाले समझते हैं मैं क्या समझा रहा हूँ उनको। तो आपका ये हो जाएगा के जीरो। देन ये आपकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन आ जाती है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। इस इक्वेशन का हम करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने के लिए जो वेरिएबल्स होते हैं उनको सेपरेट करना होता है। तो डी एक्स यानी एक्स आपका एक वेरिएबल है और टाइम भी आपका वेरिएबल है, हमने सेपरेट कर लिया। तो इक्वेशन को हमने लिखा डी एक्स इक्वल टू के जीरो डेल्टा टी। इंटीग्रेशन का साइन हमने लगाया क्योंकि के जीरो जो हमारा कांस्टेंट और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आती है जो कि आपकी हो गई एक्स इक्वल टू के जीरो टी प्लस सी। सी आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। अब अगर इस इक्वेशन को हम फर्दर सोल्व करें तो देखिए, हमारी जो इक्वेशन बनी वो थी एक्स इक्वल टू के जीरो टी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। हम सी की वैल्यू को निकालने के लिए एज्यूम करते हैं कि जब आपका टाइम जीरो है तो एक्स आपका क्या है, जीरो है। एट दैट टाइम सी इक्वल टू जीरो, आपका सी भी जीरो है। तो सी की वैल्यू को यहाँ ऊपर इक्वेशन में प्लेस कर देंगे तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी एक्स इक्वल टू के जीरो टी। तो देखिए, ये आपकी इक्वेशन बन जाती है यहाँ पर, जो कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब देखिए, मैं इसकी कई फॉर्म्स लिख रहा हूँ अलग अलग। देखिए, अगर हमें एक्स को इन टर्म ऑफ अगर हमें x को इन टर्म ऑफ a और a माइनस एक्स, या मैं कहूँ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम जीरो, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t की फॉर्म में अगर लिखना है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं a माइनस एक्स इक्वल टू के जीरो टी। या हम कैसे लिख सकते हैं, a आपका क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, उसे हमने क्या लिखा, कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम जीरो। a माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t इक्वल टू के जीरो टी। देन इस इक्वेशन को अब हम बनाएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप के अंदर। देखिए, x और y आपको पता है वेरिएबल्स होते हैं, m आपका स्लोप होता है और c आपका कांस्टेंट होता है। तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में चेंज करने के लिए अगर मैं पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, माइनस के जीरो टी प्लस कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम जीरो। ये इक्वेशन बहुत ही फंडामेंटल और न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए शानदार इक्वेशन है। देखिए, हमेशा आप इस इक्वेशन को याद रखेंगे, इसको देख करके हम ग्राफ भी बनाएंगे। अब ये इक्वेशन फॉलो कर रही है आपके y, ये वेरिएबल है, टी टाइम पर कंसंट्रेशन अलग अलग टाइम होगा तो वहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अलग अलग होगी। ये आपका बन जाता है स्लोप,
ये आपका बन जाता है कांस्टेंट, क्योंकि जो भी इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो आपकी कांस्टेंट ही है। तो इस तरह से आप इसी इक्वेशन को, जो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख देता हूँ, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम इस इक्वेशन को इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे ये आप अच्छे से समझ लें, क्योंकि आगे जाकर के जो न्यूमेरिकल करेंगे उसमें दोनों ही इक्वेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे हम कैलकुलेट करना चाहते हैं हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम का सीधा सा मतलब ही होता है, हम हाफ लाइफ टाइम उस टाइम को कहते हैं जब आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन हाफ हो जाती है। इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हाफ हो जाएगी तो देखिए हमने क्या लिखा कि आपकी रिएक्शन में रिएक्टेंट ए है, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन आपकी ए है जब टी इक्वल टू जीरो टाइम है, और ये भी जीरो है। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर ये टाइम टी हाफ हो, दैट मीन हाफ लाइफ टाइम, तो ये ए कितना रह जाएगा, ये हो जाएगा ए बाई टू, तो ये कितना बन जाएगा, ए बाई टू बन जाएगा। यानी कि जो आपका एक्स है वो क्या बन गया, अब ए बाई टू बन गया। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो रिएक्टेंट है आपका वो इनिशियल कंसंट्रेशन से अब कितना रह जाएगा, देखिए ए में से अब जब आप ए बाई टू को माइनस करेंगे तो ए बाई टू ही बचेगा। कितना बचेगा, ए बाई टू बचेगा। तो इस इक्वेशन में आप एक्स की वैल्यू को ए बाई टू प्लेस कर दें, तो मैंने एक्स की वैल्यू को ए बाई टू प्लेस कर दिया, के नोट, और जो टाइम है इस टाइम उसे हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू क्या आ गया, हाफ लाइफ टाइम इक्वल टू आ गया ए अपॉन टू के नोट। बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ध्यान रखना है आपको ये। अब देखिए ये इक्वेशन हमें क्या एक रिजल्ट देती है, ये देती है कि जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम है वो इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और रेट की अगर हम बात करें तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट जो है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। देन नेक्स्ट चलते हैं अपने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक जो हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के यानी रेट जो कांस्टेंट है उसकी यूनिट। तो देखिए अभी हमने क्या निकाला था फॉर्मूला कि x इक्वल टू के नोट टी, यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकते हैं आप। तो के नोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई टी। एक्स आपकी कंसंट्रेशन है और कंसंट्रेशन होती है मोल पर लीटर में, और टाइम को आप लेंगे सेकंड में, तो यूनिट निकल गई आपकी मोल पर लीटर पर सेकंड। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक आपकी यूनिट ऑफ के हो जाती है। सेकंड देखिए अलग अलग तरह के हम ग्राफ प्लॉट करते हैं जिसमें पहला ग्राफ हम प्लॉट कर रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी वर्सेज टाइम के बीच में। इसके लिए हमें फिर से वही इक्वेशन चाहिए। हमने क्या इक्वेशन बनाई थी, हमने इक्वेशन बनाई थी कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इक्वल टू माइनस के नोट टी प्लस इनिशियल कंसंट्रेशन, यानी कंसंट्रेशन एट टाइम जीरो या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन। देखिए ये इक्वेशन आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप है। नेगेटिव साइन ये बताता है कि जो स्लोप आपका आएगा वो नेगेटिव स्लोप आएगा। तो आपका ये रहेगा ग्राफ इस तरह से, ये आपका टाइम, ये आपका कंसंट्रेशन ए एट टाइम टी, और क्योंकि ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन है तो ये आपका हो जाता है इनिशियल कंसंट्रेशन, ये इनिशियल कंसंट्रेशन। और जो इसका स्लोप है, स्लोप ऑफ ग्राफ आपको बताता है माइनस के नोट के बारे में। तो एक ग्राफ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा ग्राफ अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के साथ बात करेंगे, यानी x और t के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करना चाहेंगे तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर लेंगे। देखिए ये आपका y हो जाएगा, ये mx हो जाएगा, और c इसमें है नहीं, c जीरो है, इसका मतलब इंटरसेप्ट आपकी इक्वेशन में आएगा नहीं। आपकी ग्राफ इस तरह से आएगा। देखिए जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता रहेगा वैसे वैसे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है। देखिए दोनों ही इक्वेशन को हमने यूज़ किया, इस इक्वेशन को भी यूज़ किया है और इस इक्वेशन को भी यूज़ किया, इसलिए मैंने कहा था कि दोनों ही इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो नेक्स्ट कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो देखिए अगर मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ, हमने इक्वेशन लिखी थी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी देन इक्वल टू के जीरो टी प्लस या माइनस का साइन था कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम जीरो यानी इनिशियल कंसंट्रेशन। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि थोड़ा इसको इक्वेशन को हम सही तरीके से लिख लेते हैं। तो आप इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये मैंने कैसे लिखा आप सबको पता है। देखिए एक बीच में स्टेप आएगा, मैंने इसको इधर ले गया, ये माइनस हो जाएगा, पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, देन इस इक्वेशन को मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। इनिशियली हमने ये इक्वेशन लिखी थी, बाद में इसको इसमें कन्वर्ट किया था। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि अगर कोई रिएक्शन 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी, यही रिएक्शन 100% कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगी। तो देखिए सीधा सा आंसर है 100% कंप्लीट होने का मतलब है कि टी टाइम पर रिएक्टेंट जो है, रिएक्टेंट तो बचेगा ही नहीं जब 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये ए टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो टी 100% इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100% इक्वल टू आ जाएगा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। लीजिए बहुत आसान सा फॉर्मूला बन गया। अब आपको किसी भी परसेंटेज पर कहे आप इसी तरह से कैलकुलेट कर लेंगे। मान लीजिए आपको ये कह दिया जाए कि रिएक्शन जो 70% कंप्लीट होती है तो कितना टाइम लगेगा,
70%। अब 70% देखिए, इसका मतलब हुआ कि जब आपका ए प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, अगर ये 70% कंप्लीट हो गया तो ये कितना बचेगा? 30% बचेगा। यानी कि जो ए की कंसंट्रेशन टी टाइम पर है वो इनिशियल कंसंट्रेशन का कितना परसेंट कर देंगे हम? 30% कर देंगे। तो देखिए, हम इस इक्वेशन को ऐसे सोल्व कर लेंगे कि मान लीजिए आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन तो ए है, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन ए आ जाती है, माइनस टी टाइम पर कितना बचेगा? ये 30% ए का। तो ए का 30% क्या हो जाएगा भाई? 30 इंटू में ए डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 0.3 ए, 0.3 ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? K0T आ जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 0.7 ए डिवाइडेड बाई K0। ये आपका वो टाइम है जब आपकी रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो जाएगी? 70% कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से आप छोटे छोटे फॉर्मूले बना सकते हैं। देखिए, ये आपका एक और फॉर्मूला बन गया। H2 और Cl2 के बीच में जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इसी तरह से नाइट्रस ऑक्साइड N2O का प्लेटिनम के ऊपर जो डिकम्पोजिशन होता है N2 प्लस हाफ O2, ये भी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये सारी की सारी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। तो एक बार फिर मैं थोड़ा ब्रीफ कर देता हूँ आपको। देखिए, ये ग्राफ आपको अच्छे से ध्यान रखना है। यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देन ये कुछ डेटा थे जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर आएंगी तो उसमें काम आएगा। हाँ जी, यहाँ स्लोप आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव की है। देन ये दो इक्वेशन आप हमेशा ध्यान रखेंगे जीरो ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, एक तो ये इक्वेशन और एक ही इक्वेशन याद रखेंगे। आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। ये हमने प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन के पर्सपेक्टिव में लिखी है और ये हमने रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के पर्सपेक्टिव में लिखी है। तो ये थी आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अब हम शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो चलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर। मान लीजिए मेरी इक्वेशन ये है, ए फॉर्म प्रोडक्ट। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कब कहलाएगी? जब रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के फर्स्ट पावर पर डिपेंड करेगा, तब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। यानी अगर मैं अकॉर्डिंग टू रेट लो देखूं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पावर 1 के। तब इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी ऐसी रिएक्शंस जहां पर रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की फर्स्ट पावर पर डिपेंड करता है, उसे हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो अगर मैं एक मानो कि अगर टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, दैट मीन रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई और इनिशियल कंसंट्रेशन ए है, तो उस टाइम पे प्रोडक्ट जीरो है। अगर मैं टी टाइम पर बात करूं, मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स हो जाती है, तो प्रोडक्ट आपका कितना हो जाएगा? एक्स हो जाएगा। और अगर मैं इसका रेट देना चाहूँ तो रेट इक्वल टू हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट और कंसंट्रेशन ऑफ ए। देन कंसंट्रेशन ऑफ ए की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, नेगेटिव साइन, क्योंकि हम बात किसी कंसंट्रेशन की कर रहे हैं, रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ डिक्रीज होती है तो नेगेटिव साइन लगता है। ये रेट लो में आप पढ़ चुके हैं। इक्वल टू K1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए रेट कांस्टेंट और आपकी कंसंट्रेशन आ जाएगी ए माइनस एक्स। इसका सॉल्यूशन आपको पता है dx अपॉन dt होगा, ये मैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इक्वल टू आ जाएगा K1 a माइनस एक्स। तो ये आपकी आ जाती है डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब डिफरेंशियल रेट इक्वेशन का हम करेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन करने से पहले जो वेरिएबल सेपरेशन हम करते हैं उसको करेंगे। तो कंसंट्रेशन के जो भी वेरिएबल हैं उनको हम वन साइड ले आएंगे और बाकी वेरिएबल को दूसरी साइड ले जाएंगे। अब इस इक्वेशन का करेंगे हम इंटीग्रेशन। हमने इंटीग्रेशन का साइन मेंशन किया, dx अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू K1 जो कि आपका कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, डेल्टा टी। अब देखिए, आप डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन याद रखेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या होता है? इसका सॉल्यूशन होता है माइनस नेचुरल लॉग या ln a माइनस एक्स इक्वल टू K1t और आपका इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब अगर इंटीग्रेशन कांस्टेंट की वैल्यू को हम प्लेस करना चाहते हैं तो हम अगर ये मानें कि अगर टाइम स्टार्ट नहीं हुआ, दैट मीन t इक्वल टू अगर जीरो है तो x आपका क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। आप इक्वेशन में देख सकते हैं जब टाइम जीरो है तो x की वैल्यू यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो है। तो उस टाइम c क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ हम जीरो प्लेस करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, ये जीरो प्लेस कर देंगे तो c इक्वल टू क्या आ गया? c इक्वल टू आ गया माइनस ln ऑफ a, और इसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में प्लेस कर देंगे, इस वाले इक्वेशन में। तो क्या बन गया आपकी इक्वेशन? आपकी इक्वेशन बन गई माइनस ln a माइनस एक्स इक्वल टू K1t माइनस ln ऑफ a। रीअरेंज कर लेंगे इक्वेशन को तो आपकी इक्वेशन बन गई K1t इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ln ऑफ a माइनस एक्स, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं K1t इक्वल टू
ln a अपॉन a माइनस एक्स। देन अगर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि जो ln मैं बोल रहा हूँ ये बेस पावर e होता है, और लोग जब भी हम लिखते हैं तो स्टैंडर्ड लोग होता है लोग बेस पावर 10। जब इसको लोग बेस पावर 10 में कन्वर्ट करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई किया जाता है 2.303 से। तो k1t इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2.303 लोग a अपॉन a माइनस एक्स। देन a की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं 2.303 लोग ए आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन को कैसे लिखते आ रहे थे, कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम 0 यानी इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगी। ए माइनस एक्स को आपने क्या लिखा था, ए माइनस एक्स को आपने लिखा था कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को यूज करके हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। तो चलते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स एज यूजुअल हम बात करेंगे यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट क्या आ जाएगा, रेट कांस्टेंट आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी लोग इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी। देखिए दोनों कंसंट्रेशन टर्म है तो इन दोनों की यूनिट तो कैंसिल आउट हो जाएगी, बच गया टाइम। टाइम को हम लेंगे सेकंड के अंदर तो इसकी यूनिट आ जाएगी पर सेकंड, रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी पर सेकंड। सेकंड देखिए मैं एक ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ यहाँ पर, उसके हिसाब से फिर इक्वेशन को रीअरेंज करना मैं सिखाऊंगा। ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ मैं टी वर्सेस लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। देखिए बाय डिफॉल्ट आपको पता है ये एक्सिस आपकी वाई होती है और ये एक्सिस आपकी एक्स होती है। अब आप कहेंगे कि सर टी को इधर ले जाएं, के को यहाँ ले आए और ग्राफ को प्लॉट कर दें, तो बिल्कुल गलत तरीका है ये। क्योंकि अगर आपने टी को यहाँ ले आए, टी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई आपने लिखा k1 लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स लिखा, तो ये इक्वेशन सरासर गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इक्वेशन क्या होती है आपकी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। देखिए यानी कि जो स्लोप का कॉन्सेप्ट है, जो स्लोप है वो x वेरिएबल के साथ होना चाहिए और कांस्टेंट भी होना चाहिए, एक इंटरसेप्ट होना चाहिए। तो इसलिए इस इक्वेशन को हम इस तरह से प्लेस ना करके y एक्सिस के ऊपर हम क्या ले रहे हैं, a अपॉन a माइनस एक्स ले रहे हैं। तो इसको यहीं रहने दें, यानी इस इक्वेशन को आप इस तरह से लिखें लोग a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k1 t डिवाइडेड बाई 2.303, और इंटरसेप्ट इस इक्वेशन में है नहीं, ये इक्वेशन है। आप इससे आप ग्राफ लोड करेंगे तो आपका ग्राफ कैसे आएगा, देखिए ग्राफ आपका क्योंकि a अपॉन a माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स तो धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आपका ग्राफ आएगा इस तरह से। और इसका जो स्लोप होगा वो एक पॉजिटिव स्लोप होगा, और स्लोप किसके बारे में बता रहा है, k1 अपॉन 2.303 के बारे में। ये है आपका स्लोप ऑफ रिएक्शन, स्लोप ऑफ ग्राफ। अब अगर आप इससे ग्राफ लोड करेंगे तो आपका स्लोप गलत निकलेगा, इसलिए आप इक्वेशन को सही ढंग से अरेंज करना सीखें कि इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में बदलें पहले, वरना ये आपका स्लोप गलत आ जाएगा। चार ऑप्शन आपको मिलेंगे, एक में आपको k1 अपॉन 2.303 मिलेगा, दूसरे में आपको 2.303 डिवाइडेड बाई k मिलेगा। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें। दूसरा जो ग्राफ हम प्लॉट करने वाले हैं वो हमारा ग्राफ करने वाले हैं वो है लोग a माइनस एक्स वर्सेस टाइम के बीच में। तो देखिए ये आपका y एक्सिस हो गया और ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। तो इक्वेशन को हम इसी फॉर्म के अंदर अरेंज करेंगे। देखिए इक्वेशन क्या है आपकी, इक्वेशन आपकी है k1 t इक्वल टू लोग a अपॉन a माइनस एक्स, हाँ सॉरी 2.303 लोग a अपॉन a माइनस एक्स है। तो इस इक्वेशन को कन्वर्ट करने के लिए देखिए हम इसे लिख सकते हैं लोग a अपॉन a माइनस एक्स इक्वल टू k1 t डिवाइडेड बाई 2.303। पहले भी मैंने आपको बताया था, इसको क्या लिख सकते हैं लोग a माइनस लोग a माइनस एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा k1 t डिवाइडेड बाई 2.303। पूरी इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा। देन इस लोग a को इधर ले जाएंगे तो ये आ गया आपका लोग a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस k1 t डिवाइडेड बाई 2.303 प्लस लोग a। ये आपकी इक्वेशन बन जाती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप। देखिए नेगेटिव साइन है स्लोप के आगे, इसका मतलब आपका ग्राफ कैसे बनेगा, आपका ग्राफ बनेगा इस तरह से। और इस ग्राफ का जो स्लोप है वो स्लोप होगा माइनस k1 अपॉन 2.303। तो देखिए दोनों ही ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों ही ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमने किसके बीच प्लॉट किया है, लोग a
माइनस एक्स के बीच में आप इसे लिख सकते हैं log कंसंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी, एक ही बात है। और इससे पहले जो आपने ग्राफ प्लॉट किया था वो किसके बीच में था, log ए अपॉन ए माइनस एक्स, या फिर आप लिख सकते हैं log इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन एट टाइम टी वर्सेस टाइम के बीच में, एक ही बात है। मैं इसका मीनिंग पहले बता चुका हूँ आपको। तो चलते हैं नेक्स्ट जो हमारी करेक्टरिस्टिक्स है उसके ऊपर, दैट इज हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम, जीरो रिएक्शन में मैंने आपको बताया था हाफ लाइफ टाइम हम किसे कहेंगे, जब आपका रिएक्टेंट जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हमने क्या मानी थी, ए मानी थी, ये कितना हो जाए, ए बाई टू रह जाए, उस टाइम को हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ टाइम कहते हैं। तो अब आपकी इक्वेशन क्या है, देखिए इक्वेशन आपकी t इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई k1 log a अपॉन a माइनस एक्स है, यानी a माइनस एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, a बाई टू के इक्वल हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, इसी टाइम को हम क्या लिखेंगे, t हाफ लिखेंगे, 2.303 डिवाइडेड बाई k1 log a अपॉन a बाई टू। तो 2 चला जाएगा ऊपर, a से a कैंसिल हो जाएगा, log a की वैल्यू 2.303 log a की वैल्यू होती है 0.3010 डिवाइडेड बाई k1। तो इस तरह से आपका t हाफ आ जाएगा, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, आएगा 0.693 डिवाइडेड बाई k। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, छोटे छोटे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी से पूछे जाते हैं, ठीक है। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो ये आपको बहुत बार आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे इससे, हाफ लाइफ टाइम से। सेकेंड चीज़ आप यहाँ देखिए कि हाफ लाइफ टाइम का जो फॉर्मूला है वहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म नहीं है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो नहीं है। इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका हाफ लाइफ टाइम इनिशियल कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड ही नहीं करता। देन थर्ड चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, एक होता है टी एवरेज जिसको हम टो से रिप्रेजेंट करते हैं, टी एवरेज ये होता है 1/k, एवरेज लाइफ टाइम कहते हैं इसको, ये होता है टो इक्वल टू होता है 1/k। तो यहाँ से 1/k क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ, इसकी वैल्यू को हम यहाँ प्लेस कर देंगे। तो एवरेज टाइम आपका आ जाएगा 1/0.693 मल्टीप्लाई बाई टी हाफ, और इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.44 इंटू में टी हाफ। ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एवरेज लाइफ टाइम। तो आप ये फॉर्मूला भी जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं जो कि है एग्जाम्पल। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 का जो डीकम्पोजिशन है ये आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, इसका डीकम्पोजिशन ये भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। SO2Cl2 का डीकम्पोजिशन ये भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये 2-3 एग्जाम्पल आप याद रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करता हूँ, और ये प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चन पेपर में आई हुई है। तो वन बाय वन देखते हैं एक या दो प्रॉब्लम को। तो देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है कि शोज दैट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99.9% इज 10 टाइम ऑफ द हाफ लाइफ टाइम। यानी अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 99.9% कंप्लीट होती है तो आपको ये शो करना है कि उसमें 10 हाफ लाइफ टाइम लगते हैं। तो देखिए अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, मान लीजिए मेरी ये कोई रिएक्शन है, ए फॉर्म प्रोडक्ट। सपोज करिए कि आपकी इनिशियल कंसंट्रेशन जो है वो 1 है, और जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, और जब रिएक्शन 99.9% अगर कंप्लीट हो जाएगी तो आप 99.9 परसेंटेज को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 0.999 आ जाएगा। यानी अब आपका रिएक्टेंट कितना बचेगा, ये बचेगा 0.1 माइनस 0.999, यानी ये आपका ए हो गया और ये आपका ए माइनस एक्स हो जाता है। अब आपका फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपका है टी इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग ए अपॉन ए माइनस एक्स। अब इन डेटा को हम इक्वेशन में प्लेस कर देंगे तो टी 99.9% क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई k1 लोग ए कितना लिया हमने, a1 है, और a माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.999। देन इसको फर्दर सोल्व करेंगे, 2.303 डिवाइडेड बाई k1, ये आ गया लोग, ये आ गया 1 अपॉन 0.001 आ जाएगा। देन ये था आपका 2.303 डिवाइडेड बाई के लोग 1 अपॉन 0.001, पॉइंट हटाएंगे 1000 चला जाएगा ऊपर, 2.303 डिवाइडेड बाई k1 लोग 10 रेज़ पावर 3 आ जाएगा। अब देखिए जो लोग
10 रेज पावर मान लीजिए x है, तो इसका सोल्यूशन क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और ये log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू होती है 1, तो इसका सोल्यूशन आ गया 2.303 इंटू में 3, बच गया log 10 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई K1। ये आ गया आपका वो टाइम जब आपकी रिएक्शन कितने परसेंट कंप्लीट हो जाती है, 99.9% कंप्लीट हो जाती है। फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.909 डिवाइडेड बाई K1। अब टी हाफ क्या होता है आपका, टी हाफ होता है 0.0693 डिवाइडेड बाई की। अब आप इनमें रेशो ले लीजिए, दैट मीन टी 99.9% डिवाइडेड बाई टी हाफ इक्वल टू, ये है आपका 6.909 डिवाइडेड बाई K1 और ये आपका है K1 अपॉन 0.693। के से के कैंसिल आउट हो जाएगा और लगभग आपका जो आंसर यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। तो इस तरह से हमने ये शो किया कि अगर कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और वो 99.9% कंप्लीट होती है तो 10 हाफ लाइफ टाइम लगेंगे। तो इसको किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, बस आप ध्यान रखें 99.9% कंप्लीट होने में 10 हाफ लाइफ टाइम लगते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ टाइम निकाला था। एक इंटरेस्टिंग फैक्टर बता देता हूँ। देखिए फर्स्ट जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने टी हाफ क्या निकाला था, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने टी हाफ निकाला था A/2K0। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने क्या निकाला, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने निकाला 0.693 डिवाइडेड बाई K1। अब देखिए ये आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन के, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ये गायब ही हो गया, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन की टर्म ही नहीं है। तो देखिए एक सिंपल सा आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, चाहे फिर आपसे फर्स्ट ऑर्डर का पूछे, सेकंड ऑर्डर का पूछे, चाहे थर्ड ऑर्डर का पूछे, क्या है वो कि किसी भी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन और पावर n-1। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपने यहाँ जीरो रखा, a की पावर -1 आया, ऊपर चला गया a, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बन गया। अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो n की वैल्यू 1 आएगी, तो 1 में से 1 गया 0, किसी की भी पावर 0 है, दैट मीन वो 1 आ गया, यहाँ पर आया नहीं। अगर यही बात मैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखता तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू क्या होती, 2 होती, 2 में से 1 गया, यानी कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ये आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर मैं कहता थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है तो टी हाफ क्या हो जाता, पावर कितनी लगाता, 3, 3 माइनस 1, दैट मीन 1/a² हो जाता। ये किसके लिए, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मूला है, आप ध्यान रखें ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम के अंदर ये आपके काम आएगा। तो ये था देखिए हमारा फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शन की काइनेटिक्स। देन नेक्स्ट चैप्टर डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें कि पहले आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहेंगे, हम उसी चैप्टर की वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।